ओके। नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारा अनदर सेशन। ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं किससे संबंधित? आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के चैप्टर से रिलेटेड। म्यूचुअल फंड्स बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी चीज, बहुत इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट का तरीका। यहाँ पर आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स, जो कि आपका एक प्रकार से वही कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट जो कह सकते हैं उसका, उसी का ही एक पार्ट होती है। राइट, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड, अगर आप, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के मूड में नहीं है, या आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको उसकी समझ नहीं है, लेकिन स्टिल आप चाहते हैं कि यार मैं पैसा जो है मैं पैसा जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इतनी समझ नहीं है, लेकिन मुझे जो रिटर्न मुझे दिख रहा है कि भाई साहब स्टॉक मार्केट, कैपिटल मार्केट से रिटर्न बहुत अच्छा खासा आ जाता है, तो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है? तो हाँ जी, बिल्कुल आपके पास सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू मिलता है। म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर एक ऐसी कंपनीज के द्वारा मैनेज किया जाता है, जो कंपनीज यहाँ पर आपसे पैसा लेती हैं और आपके बिहाफ पर वो पैसे को शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में लगाती है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि ये पैसा जो लगाया जाता है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, आपकी मर्जी के बिना ही लगा दिया जाता, आपने तो पैसा दे दिया और लगा दिया गया, नहीं। आपके पर्टिकुलरली आपसे बहुत सारी चीजें, एस्पेक्ट्स जो हैं वो पहले पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका क्या रिस्क लेने की कितनी क्षमता है ना, कि भाई किस टाइप का फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब किस टाइप के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, किस टाइप के सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो कुछ आपसे चीजें आपसे पूछी जाती हैं और उनके बिहाफ पर फिर आपको एक म्यूचुअल फंड दे दिया जाता है। अब म्यूचुअल फंड जो है वो एक इकलौती कोई एक कंपनी नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि म्यूचुअल फंड, हाँ ये म्यूचुअल फंड है, ये एक कंपनी है इंडिया की और इसको पैसा दे दो और ये आगे पैसा लगा देगी, नहीं। म्यूचुअल फंड्स जो है ये अपने आप में तरह तरह की कंपनीज के द्वारा मैनेज किया जाने वाला एक बिजनेस है। उनके लिए बिजनेस है, आपके लिए एक जरिया है जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो कंपनी आपके बिहाफ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है और जो भी रिटर्न आता है आपके पैसे से, उसमें से अपना कमीशन रखकर आपको वो पैसा लौटा देती है, अगर आप लेना चाहे तो। अभी तक हमने स्टॉक मार्केट में एक चीज समझी थी कि स्टॉक मार्केट में शेयर जो है कभी भी आप परचेज कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, कोई टेन्योर नहीं होता। बिल्कुल ये मानते हो? स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में ये होता, कोई टेन्योर नहीं है, कितने समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, कितने समय के लिए पैसा लगाइए, रखिए, छोड़ दीजिए, चाहे 20 साल कोई शेयर ना बेचे। मनी मार्केट में हमने सीखा था, मनी मार्केट में क्या था? टाइम पीरियड था कि 1 साल का समय था, 1 साल के अंदर अंदर वो मैच्योर हो जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में भी वही स्टॉक मार्केट वाला फंडा चलता है, इसमें कोई टेन्योर नहीं होता। आप में से कुछ लोगों के मन में होता है कि म्यूचुअल फंड्स का मतलब कोई टेन्योर होगा, सर कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं? सर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। कुछ इसमें फंडा नहीं है, आप जितने मर्जी समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको उस पैसा देना है और आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ठीक है, ओके। पैसा किस तरह से देना होता है उसके ऊपर आने वाले कुछ देर में आपको पता लग जाएगा किस तरह से हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें। फिलहाल हम कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में जान लेते हैं कि यहां पर जो म्यूचुअल फंड है वो, जो मैंने आपको मीनिंग तो इसका देखो बता दिया, दिस इज अ मैकेनिज्म फॉर पूलिंग रिसोर्स फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से यहां पर आपका बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना, उसको पूल करना। पूल का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा कर देना उस पैसे को, अलग अलग लोगों से लिया, उससे भी ले लिया, उससे भी ले लिया, उससे भी ले लिया, एक पूल में उस पैसे को डाल दिया। पूल मतलब स्विमिंग पूल नहीं, मतलब एक इकट्ठा कर दिया गया उस पैसे को। पूल का मतलब बाय इश्यूइंग यूनिट्स टू देम एंड इन्वेस्टिंग द फंड्स सो कलेक्टेड इन सिक्योरिटीज इन अकॉर्डिंग विद द ऑब्जेक्टिव एज डिस्क्लोज्ड इन एन ऑफर डॉक्यूमेंट। यहां पर आप तक डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन्होंने पूल किया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो फंड है जो कलेक्ट किया और उसको इन्वेस्ट कर दिया और उसके बदले में उनको यूनिट्स असाइन कर दी, इश्यूइंग यूनिट्स। अब जब मैं पैसा दूंगा एक कंपनी को, तो कंपनी मुझे उसके बदले में कुछ तो देगी। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के में इन्वेस्ट करता हूं, तो वो कंपनी मुझे उसके बदले में क्या देती है? शेयर्स देती है। मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर्स आते हैं, राइट, हमने पढ़ा है। उसी तरह से जब मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं, तो म्यूचुअल फंड कंपनी मुझे क्या देती है? म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर्स नहीं देती, उसको हम यूनिट्स बोलते हैं। वो यूनिट मुझे असाइन करती है। ठीक है, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपको यूनिट्स मिलती हैं, शेयर्स नहीं मिलते, तो उसको यूनिट्स कहा जाता है। तो यूनिट्स आपको दी जाती है इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव मतलब कि क्या, किस पर्पस से यहां पर, जो मैं म्यूचुअल फंड कंपनी हूं, मेरा पर्पस क्या, मैं कहां पर इन्वेस्ट कर सकता हूं।
हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी का अपना एक जोन होता है, हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी की अपनी अपनी स्कीम्स होती हैं, हर एक स्कीम में वो अलग अलग लोकेशंस पे इन्वेस्टमेंट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, मैं अभी एक एग्जांपल ले ही लेता हूं ताकि थोड़ी सी और कंफ्यूजन दूर हो जाए, कि मान लीजिए मैं एक मेरा मैं इन्वेस्टर हूं, मैं म्यूचुअल फंड कंपनी, आप म्यूचुअल फंड कंपनी है, और मैंने आपको पैसा दे दिया। आप मुझसे पूछोगे कि सर आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो? मैं कहता हूँ कि यार ऐसा करो यार, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है ना इंडिया की, रिलायंस हुआ, टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, ये बड़ी-बड़ी जो धुआंधार कंपनीज़ है, इनके जिनके बड़े-बड़े नाम, अच्छे-अच्छे नाम है, टाटा, रिलायंस की कंपनी, इन सब में इन्वेस्ट कर दो पैसा मेरा। इन सब में इन्वेस्ट कर दो। अब आप एज़ अ म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करोगे? आपको मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए दिया, आप उस 1 लाख रुपए आप मैंने मेरा बताने का तरीका था, देसी भाषा में मैंने बोला कि ये बड़ी-बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर दो। अब म्यूचुअल फंड कंपनीज़ अपने लेवल पे देखी कि ये सारी की सारी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के से रिलेटेड हमारे पास स्कीम क्या है। तो उन्होंने एक स्कीम बना रखी है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऐसा बना रखा है जिसमें यहां पर ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनीज़, एचडीएफसी, रिलायंस वगैरह, इन सभी कंपनीज़ में थोड़ा-थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। यानी कि जो स्कीम है, मान लीजिए कोई एबीसी स्कीम है, अभी बताऊंगा, वो स्कीम का नाम भी बताऊंगा, टेक्निकल पे आएंगे, अभी देसी समझ रहे हैं। सो देसी भाषा में उस स्कीम का नाम एबीसी स्कीम है। तो एबीसी स्कीम जो है हमारे पास, उस एबीसी स्कीम में ये सारे के सारे टॉप के बढ़िया बढ़िया कंपनीज के शेयर्स आते हैं। तो मुझे 1 लाख रुपए दिया गया, तो मैं 1 लाख रुपए, आप मतलब आप 1 लाख रुपए, जो म्यूचुअल फंड कंपनी है, आप 1 लाख रुपए इस एबीसी स्कीम में डाल दोगे। और एबीसी स्कीम के पैरामीटर्स क्या, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है? एबीसी स्कीम के अनुसार ये कह रखा है कि जो भी एबीसी स्कीम में पैसा डलेगा, उसका 5% पैसा जाएगा रिलायंस के कंपनीज में, शेयर्स में खरीदे जाएंगे, 5% एचडीएफसी खरीदा जाएगा, 5% यहां पर आपका टीसीएस खरीदा जाएगा, 5% मेरा कोई एचडीएफसी खरीदा जाएगा। इस तरह से मैं अलग अलग कंपनीज में अलग अलग 5-5%, 1-1 हजार का, 1-1 लाख का टुकड़े कर दूंगा। ऐसी जितनी, किसी में 2% डाल दिया, किसी में 1% डाल दिया, किसी में 0.5 डाल दिया, किसी में 10 डाल दिया, ऐसे करके इस स्कीम में ऑलरेडी इन्होंने डिफाइन कर रखी है उसकी स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, कि इतना इतना पैसा डलेगा। तो अब 1 लाख रुपए तो मैंने अकेले ने डाला है इस स्कीम में, लेकिन इस तरह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ना जाने हजारों में, लाखों में इन्वेस्टर हो सकते हैं जो इस एबीसी स्कीम में पैसा डालना चाहते हैं। तो इनके पास तो करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए, करोड़ों रुपए इन्होंने अलग अलग इस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट किए। और जो भी उससे वो इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई, अब बीच में से कोई पैसा निकालना चाहता है, तो एबीसी वो कहेगा म्यूचुअल फंड कंपनी को, मेरा पैसा मुझे वापस दे दो। म्यूचुअल फंड कंपनी उतना पैसा देखेगी, इतना पैसा इस पर्सन ने इन्वेस्ट किया था, तब इस शेयर का प्राइस इतना इतना था, आज की डेट में इस शेयर का प्राइस इतना इतना हो चुका, उनको इतना मुनाफा हुआ, लो मुनाफा, प्लस जो 1 लाख लगाया था ये भी ले लो, और प्लस जो है आपका, जो हमारा कमीशन है वो हम काट लेंगे। ठीक है, वो कमीशन जो अर्निंग करवाने का आपको दिया गया है, जो उन्होंने मैनेज किया इन सब चीजों को, अपने दिमाग से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की चीजों को, वो चीज की गई। और ऐसा नहीं है कि एबीसी स्कीम में एक बार जो परसेंटेज डिसाइड कर ली है वो परसेंटेज फिक्स रहती है। ये परसेंटेज बदलती भी रहती है, चेंज होती रहती है। हो सकता है किसी टाइम पे उनका रिलायंस का हिस्सा जो 5 के बजाय 4% हो जाए, जब उनको लगता है नहीं रिलायंस के शेयर थोड़े से रिस्की हैं भाई साहब, ये यहाँ पर आपका कम हो सकता है, गिर सकता है, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम कर दे। तो रिस्क को भी यहाँ पर मैनेज किया जाता है आपके इनके स्पेसिफिकेशंस को इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद भी। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा इसका इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा, आपका पैसा जो है बढ़ेगा बढ़ेगा। हो सकता है कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज में पैसा आपका कम भी हो जाए, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म होरिजन के हिसाब से चलूं, लंबे समय के लिए चलूं, क्योंकि शेयर मार्केट अगर लंबे समय की मैं बात करूं, तो आज से 20-25 साल पहले जिन्होंने शेयर खरीद रखे, आज काफी सारे शेयर जो हैं वो, कुछ शेयर 10 रुपए के थे, आज वो शेयर 100 रुपए के या 1000 रुपए के भी हो चुके हैं। तो इतना ज्यादा पिछले 20-25 साल में हमारे देश की स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट ने इंप्रूवमेंट किया है। ठीक है, तो 10 की चीज यहाँ पर आपकी हजारों में भी पहुंच चुकी है। तो उसके हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म होरिजन के साथ चलोगे, जो कि हम स्टॉक मार्केट को हम एक अलग नजरिए से देखते हैं। जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो हम उसको देखते हैं कि भाई साहब स्टॉक मार्केट तो ऐसा है, 10 रुपए लगाओ तो महीने बाद 20 रुपए आ जाना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप उसमें संयम बरतोगे, अगर आप इसको प्यार से, आराम से डील करोगे ना, तो स्टॉक मार्केट आपको 5-10 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के तरीके होते हैं, जिनमें से वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट तरीका यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स भी हैं। आप बैंक में एफडी कराते हो 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, आप बैंक में जाते हो, बैंक में आप नॉर्मली कहते हो कि 1 लाख रुपए मेरे डबल कितने सालों में हो जाएंगे, तो 8-9 साल लगा देता है डबल करने करने में, है ना। तो वो यहाँ पर आपका, जब आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि बैंक वाले मेरा डबल पैसा 8 साल में, 9 साल में कर रहे हैं, तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि स्टॉक मार्केट आपका पैसा विद इन 20 डेज डबल कर देगी?
एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर कि हाँ आपको कोई ऐसा शेयर मिल गया जो अचानक से बूम करके उसके फंडामेंटल इतने बढ़िया हो गए, वो कंपनी इतनी अचानक से ग्रो कर दी या कोई बढ़िया उसकी न्यूज आ गई, है ना, तो आपका पैसा 20 दिन में डबल हो सकता है। लेकिन वो बहुत कम कुछ ऐसी कंपनीज जो आपको चुनने को मिले, आप कैसे चुनोगे उनको, है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पर ये संयम का खेल है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, और उसी तरह से म्यूचुअल फंड जो है ये भी संयम का खेल है। अगर आप लंबे समय के हिसाब से अब इन्वेस्ट करना चाहते हो इसमें कि भाई साहब मैं तो 15 साल के लिए कर रहा हूँ इन्वेस्ट, 15 साल बाद मुझे ये टारगेट लेके चलना है, 15 साल बाद मुझे ये करना है, 5 साल का मेरा टारगेट है, 5 साल बाद मुझे गाड़ी खरीदनी है, 10 साल बाद मुझे ये करना है, मुझे घर बनाना है, उस हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट थोड़ी करके चलोगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो होती है ना, जो कंपाउंडिंग चीज होती है ना, कंपाउंडिंग, पैसे से पैसा बनता रहता, बढ़ता रहता है, तो म्यूचुअल फंड इज द वन ऑफ द बेस्ट चीज जो आपको यहाँ पर बिना टेंशन के आपकी जो वेल्थ है उसको बहुत अच्छा इंप्रूव कर देती है। ठीक है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको स्टॉक मार्केट समझ नहीं है, जिन लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो स्टॉक मार्केट को भी खेलते हैं, वो म्यूचुअल फंड को दरकिनार करते हैं। लेकिन कुछ समझदार लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं और म्यूचुअल फंड में भी पैसा चलता रहता है, तो बैलेंस आउट होता रहता है। इधर मान लो स्टॉक मार्केट में किसी तरह का लॉस लग गया, यहाँ पर 1000 की चीज 900 की होगी, 500 की होगी, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उधर म्यूचुअल फंड अगर ग्रो कर रहा है तो इवन आउट हो जाता है, कहीं से लॉस कहीं से प्रॉफिट। ठीक है, तो खैर मैंने ये थोड़ा सा जो एग्जांपल दिया आपको, इससे शायद म्यूचुअल फंड्स का मैकेनिज्म थोड़ा आपको और क्लियर हो गया होगा, एक प्रैक्टिकल मैंने चीज आपको बताई। ठीक है, थ्योरेटिकल तो लिखा ही हो यार, प्रैक्टिकल सीख लोगे तो थ्योरी अपने आप ही याद हो जाती है बहुत आसानी से, राइट। तो इन्वेस्टर पूल देयर मनी, फंड मैनेजर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं आपकी पूल मनी को सभी सभी सिक्योरिटीज में। इनकम और डिविडेंड जनरेट होता है, अभी पढ़े इनके बारे में। इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, शेयर होल्डर्स को पैसा दे दिया जाता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो सेबी के पास रजिस्टर्ड होते हैं, इनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है सेबी के पास, और ये आपका यहाँ पर इन्वेस्टर के इंटरेस्ट में काम करना होता है। इवन म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये एडवर्टीजमेंट आजकल काफी ज्यादा आती है, जब भी कोई म्यूचुअल फंड की एडवर्टीजमेंट आती है उसके लास्ट में लिखा होता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो ऑब्वियस है म्यूचुअल फंड्स भी रिस्क होता है, इनमें पैसा कम हो सकता है आपका, लेकिन लंबे समय के लिए आपको पैसा जो है वो आपका हमेशा बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। इसलिए अगर आप कभी म्यूचुअल फंड में, एक एडवाइस के रूप में ही मेरी बात मान लीजिएगा, कभी भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट करने के बाद उसको म्यूचुअल फंड को देखना छोड़ दीजिए। मोस्टली हमारी आदत क्या होती है, हम स्टॉक मार्केट, आप एफडी कराते हैं, एफडी जाकर बैंक में रोज स्टेटमेंट थोड़ी ना मांगते हो, आज मेरा कितना ब्याज मिला, एक महीने में कितनी एफडी होगी, 2 महीने, नहीं सोचते ना। तो म्यूचुअल फंड आजकल डिजिटल दुनिया ना, और डिजिटल दुनिया ऐसी होगी कि हम जिस तरह से इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह चलाते हैं उसी तरह से हम म्यूचुअल फंड की ऐप को भी हम दिन में 10 बार खोल देंगे कि भाई कितना हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, अच्छा इतना हुआ, इतना हुआ। जरूरत नहीं है, एक बार इन्वेस्ट किया भूल जाओ, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। वो कैसे इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर बात करूंगा। और इन्वेस्टमेंट होती होती आपकी एक दिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है उसकी वजह से आपका जो पैसा जो है काफी अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। ठीक है, ओके। मैनेजमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड मैनेज कैसे किया जाता है? म्यूचुअल फंड बेसिकली यहाँ पर मैनेज किया जाता है कुछ पार्ट्स में। पार्ट्स में मतलब एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक होता है ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट जो कि स्पॉन्सर होता है, ट्रस्टीज होते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, और कस्टोडियन होता है। ठीक है, ये सारे के सारे यहां पर म्यूचुअल फंड कंपनीज का पार्ट बनते हैं। नॉर्मली हम जब भी म्यूचुअल फंड पढ़ते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं, चाहे करंट अफेयर्स में पढ़ा हो या कहीं पर भी पढ़ा हो, तो म्यूचुअल फंड के साथ हमेशा एक ही शब्द को कनेक्ट किया जाता है और उसको कहा जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इवन मैं भी जब भी करंट अफेयर्स की क्लास लेता हूं, पढ़ाता हूं, तो उसमें हमेशा म्यूचुअल फंड को सेट मैनेजमेंट कंपनी ही कहता हूं कि भाई म्यूचुअल फंड मैनेज किए जाते हैं सेट मैनेजमेंट कंपनी। जो भी आप नाम देखते हो, मान लिया एसबीआई का एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, इस तरह की कंपनीज देखते हो ना, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह, ये म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड को आपको मैनेज करती है। आप इनके पास जाएं, अलग अलग स्कीम्स बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग, आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, आपके टारगेट के अकॉर्डिंग आपको म्यूचुअल फंड स्कीम अलॉट कर देंगे, आपको यूनिट्स दे देंगे उसकी, आप उनको इन्वेस्टमेंट करके हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के रूप में जानते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको और भी कई पार्ट्स होते हैं, जिनमें एक पार्ट होता है यहाँ पर ट्रस्टीज का, एक पार्ट होता है यहाँ पर आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और इवन इसमें होते हैं कस्टोडियंस भी। अब इनका अलग अलग रोल होता है, रोल देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जो ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट बनाया जाता है, जो शुरुआत की जाती है ट्रस्ट बनाया जाता है, वन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है ये ट्रस्ट। तो ट्रस्ट बनाया जाता है, इसमें स्पॉन्सर्स होते हैं। स्पॉन्सर्स कुछ वैसे ही होते हैं जैसे कोई कंपनी है,
सॉरी, जैसे कोई कंपनी है आपकी, वो कंपनी यहां पर आपकी कंपनी, हाँ, कंपनी जो है वो स्टार्ट कैसे होती है? प्रमोटर, पढ़ा था हमने। एक कंपनी में पूंजी लगाई, कैपिटल लगाया, किसने लगाया? उसको प्रमोटर कहते हैं, जिसने कंपनी स्टार्ट की, फाउंडर कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। उसी तरह से एक म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो स्टार्ट करने का जो करता है स्टार्ट, उसको हम स्पॉन्सर कहते हैं। और यही स्पॉन्सर जो है ट्रस्ट बनाते हैं। अब ट्रस्ट में क्या है? स्पॉन्सर अपना खुद का पैसा लगाएंगे, खुद का कोई असेट क्रिएट करेंगे, है ना? अब ये कुछ वैसी ही चीज है। मान लीजिए एक कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, उसको आपने तो पैसे दे दिए, है ना? अब उसका कोई बैक सपोर्ट तो होना चाहिए ना। आपने पैसे दे दिए, कल को कंपनी डूब गई, कंपनी पैसा कहां से लाएगी आपको वापस देने के लिए? उसके लिए ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट यहां पर आपका पूरा पूरा जो जितने भी रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, उसके अकॉर्डिंगली असेट्स क्रिएट करता है यहां पर, उसके अकॉर्डिंगली वो पैसा खुद का लगाता है। तो दैट इज अ ट्रस्ट, दोज आर द स्पॉन्सर्स, ट्रस्टीज कह लीजिए, स्पॉन्सर कह लीजिए। दूसरा पार्ट होता है सेट मैनेजमेंट कंपनी। ये तो पहला पार्ट हुआ कि उसने शुरुआत की, उसने स्पॉन्सर किया, उसने ये एस्टेब्लिश की म्यूचुअल फंड कंपनी, और उसका बैक सपोर्ट के लिए काम कर रहा है, ठीक है, पूरा पूरा उसको देख रहा है, पूरा पूरा, ठीक है। एक प्रकार से शुरुआती दौर पे जो उसने उसको बेस बनाया है, वो दैट इज द ट्रस्ट और द ट्रस्टीज। उसके ऊपर यहाँ पर सारी की सारी इमारत खड़ी है आपके म्यूचुअल फंड कंपनीज की। उसके बाद आता है असेट मैनेजमेंट कंपनी। असेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम है असेट मैनेजमेंट करना, असेट को मैनेज करना। अब असेट क्या है? यहां पर असेट है जो आपने पैसा लगाया है, जो पैसा आपने दिया है उस म्यूचुअल फंड कंपनी को, उस पैसे को यहां पर आपका मैनेज करना। उस पैसे को मुझे कहां पर लगाना है, किस तरह से उस पैसे को मुझे चेंजेस लाने हैं। मान लीजिए एक बार लगा दिए तो ऐसा नहीं है कि जो सेट मैनेजमेंट कंपनी है वो यहां पर भूल जाएगी उस पैसे को, वो उस पैसे को बदलाव भी कर सकते हो। स्कीम में बदलाव करना, उस स्कीम में जैसे मैंने पिछले पेज पे बताया था, 5 का 4% कर दिया, 4 का 8% कर दिया। स्विच करना, स्कीम के इंटरनली ही चीजों को स्विच करना। स्कीम के अंदर उन्होंने मान लीजिए 15 कंपनीज, तो 15 कंपनीज वो कहते हैं नहीं यार ये 3 कंपनीज बेकार है, इनको निकालो, नई 3 कंपनीज डाल दो स्कीम में, ताकि जो अगला पैसा भी डले वो इन स्कीम के अकॉर्डिंग डले, इस नई अपडेशन के अकॉर्डिंग चले। तो ये असेट मैनेजमेंट कंपनीज का काम होता है। इनके नीचे फंड मैनेजर्स होते हैं। फंड मैनेजर्स यहाँ पर जो वो लोग होते हैं जो कि आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं आपके बिहाफ पर। ये फंड मैनेजर्स बहुत ही वेल क्वालिफाइड लोग होते हैं जो कि आपके बिहाफ पर इन पैसे को इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी आता जाता कोई गली में जो बीकॉम ग्रेजुएट है, कॉमर्स ग्रेजुएट है, या फिर कोई भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट बंदा है उसको उठा के फंड मैनेजर बना देंगे, नहीं। फंड मैनेजर्स आर वेल क्वालिफाइड पीपल। उनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, उनके पास यहाँ पर सर्टिफिकेशंस होते हैं, तभी वो एक फंड मैनेजर क्वालिफाई हो सकता है। लाइक दी आपने पता होगा आपको कि मेरे बारे में, मैंने सीएफए कर रखा है, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हूं मैं बाय प्रोफेशन। तो सीएफए इज वन ऑफ दैट डिग्री जो कि यहां पर फंड मैनेजर्स को मांगी जाती है कि अगर आप फंड मैनेजर की जॉब करना चाहते हैं तो यू शुड बी अ सीएफए, यू शुड बी अ सीए। इस तरह की बहुत सारी क्वालिफिकेशन होते हैं, उसमें से वन ऑफ द क्वालिफिकेशन सीएफए। तो आई कैन बी अ ऑथराइज्ड फंड मैनेजर फॉर एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अगर मैं आज की डेट में कहीं प्राइवेट में जॉब कर रहा होता, प्राइवेट कंपनी में, तो आप मुझे एज अ रिसर्च एनालिस्ट जो टीवी पे एंकर वैंकर आते हैं उसके रूप में, या फिर आप मुझे कहीं बैक एंड पे इस तरह का फंड मैनेजर का काम करते हुए देखते, ठीक है। देखते तो क्या, देख तो सकते नहीं थे, अभी आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन नहीं देख सकते थे। तो वो एक डिग्री, वो एक प्रोफेशनल डिग्री है मेरे पास जो कि आपको एक रिसर्च एनालिस्ट या फिर फंड मैनेजर्स बना सकती है। तो ये फंड मैनेजर वेल क्वालिफाइड होते हैं और आपका पैसा जो है वो इनको सौंपा जाता है, असेट मैनेजमेंट कंपनी देती है, और ये आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें बदलाव बदलाव करने का जिम्मेवारी भी इनकी रहती है, आपकी कोई टेंशन नहीं। तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपकी पूरी पूरी असेट जो है, यानी आपके द्वारा जो पैसा लगाएगा उसको मैनेज करने का काम करता है। तीसरा होता है कस्टोडियन। अब जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो पार्ट है हमारे ये म्यूचुअल फंड कंपनी का, उसका काम क्या है? उसका काम है आपकी म्यूचुअल फंड्स को यहां पर इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट का काम है उसका। और कस्टोडियन का काम क्या है? कस्टोडियन का काम है कि इन जो इन्वेस्टेड जो पैसा है उसको यहां पर संभाल कर रखना। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमने शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में पढ़ा था कि आप जब मार्केट में कोई चीज परचेज करते हो, स्टॉक परचेज करते हो, तो आपका वो पैसा
कौन से अकाउंट से ट्रांसफर होता है? ट्रेडिंग अकाउंट उसको कहते हैं, है ना। और फिर जब आपके पास शेयर आ जाते हैं तो शेयर एक दिन बाद आपके किस अकाउंट में आ जाते हैं? डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं, राइट। ये कुछ वैसा ही है। असेट मैनेजमेंट, जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है वो आपके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन उसको संभालने की जिम्मेवारी जो आपकी इन्वेस्टमेंट की गई है उसका पूरा रिकॉर्ड रखना, उसके डिपोजिटरी, उसका यहाँ पर आप कहते हैं डाटाबेस क्रिएट करना, उसको संभाल के रखने की जिम्मेवारी जो है वो कस्टोडियन की है, ठीक है। और ये सब चीजों को, जो सेट मैनेजमेंट कंपनी का फंक्शन है, कस्टोडियन है, ये सब चीजें सही ढंग से हो रही हैं, नहीं हो रही, इन सब चीजों को सही ढंग से कैरी आउट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, इन सब चीजों की जिम्मेवारी जो है वो ट्रस्टी की है, वो स्पॉन्सर की है। आई होप सो कि ये जो पार्ट्स मैंने बताए हैं आपको म्यूचुअल फंड कंपनी के, ये आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ओके, सो द ट्रस्ट इज एस्टेब्लिश्ड बाय स्पॉन्सर और मोर देन वन स्पॉन्सर। स्पॉन्सर इज लाइक द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। ट्रस्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड होल्ड इट्स प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूनिट होल्डर। वो अपना बैक संभाल के रखता है कि कल को कुछ गड़बड़ होती है तो मेरे पास इतने असेट्स होनी चाहिए, मैं यूनिट होल्डर्स को पे कर सकूं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया उसको पैसा दे सकूं। An AMC approved by the SEBI manages the fund by making investment in various types of securities. A custodian who is also registered with SEBI holds the security for various schemes of the fund in its custody. The trustees are vested with the general power of superintendence and direction over the AMC. They monitor the performance and compliance of the mutual funds to various regulations laid down by the SEBI. I hope so कि ये पैराग्राफ जो मैंने आपको समझाया अभी, ये लिखा तो हुआ है यहाँ पर आपका तकरीबन 8 लाइनों में, है ना, 8 लाइनों, और मैंने आपको बहुत अच्छे से तकरीबन 80-100 या 150 लाइनों में इन चीजों को एक्सप्लेन भी किया है। तो आई होप सो कि अब आप कभी भी मेरी एक्सप्लेनेशन को भूलेंगे नहीं, कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन अभी तक आपको दी है, आज तक आपने कभी भी म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ा होगा तो इस तरह से कभी नहीं पढ़ा होगा। आपने सिर्फ पढ़ा होगा म्यूचुअल फंड, हाँ इन्वेस्टमेंट है, ये है, वो है, असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, फंड मैनेजर होते हैं, नहीं, उनके पीछे कस्टोडियन भी, उनके पीछे ट्रस्टी भी, उनके पीछे स्पॉन्सर भी है, जो एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं आपका म्यूचुअल फंड। अब असेट मैनेजमेंट कंपनी, उसका काम है इन्वेस्ट करना। अब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अब वो इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा, सेबी के द्वारा, जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो उसके अकॉर्डिंग, उसका कंप्लायंस, उसके रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो उसका उसको कौन देखेगा? ट्रस्टी ही देखेगा, वो स्पॉन्सर देखेगा। स्पॉन्सर का फंक्शन अपना अलग है। स्पॉन्सर का फंक्शन है कि कुछ भी गड़बड़ ना हो इन्वेस्टर के साथ, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना एक कस्टोडियन का फंक्शन है, ठीक है। ओके सॉरी, एक ट्रस्टी का फंक्शन है, और कस्टोडियन का फंक्शन है उन सारी चीजों को अपने पास मैनेज करके रखना। असेट मैनेजमेंट कंपनी, फंड मैनेजर तो गधा गधा इन्वेस्टमेंट में बिजी, ये कर लो, वो कर लो, उधर पैसा लगाओ, उधर पैसा लगाओ, वो कहां पर उनको संभाल होगी भाई साहब, ये बंदों के इतने शेयर्स है, इतने यूनिट्स हैं, वगैरह वगैरह, राइट। आई होप सो कि मजा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया कंसेप्ट आपने जरूर सीखा होगा, ठीक है। अब कुछ इसमें स्पेसिफिकेशन दे रखी है, लाइक द सेबी रेगुलेशन रिक्वायर्ड दैट एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर जो होते हैं ट्रस्टी में, वो यहां पर आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी कि वो किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन या फिर इवन एएमसी के भी पार्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज, दे शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द स्पॉन्सर एंड 50% डायरेक्टर ऑफ एएमसी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। सो जो आपके डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कि कंपनी को मैनेज करते हैं, ये यहां पर किसी भी तरह से और किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहां पर लिंक नहीं होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए आपके। वो यहां पर आपका एटलीस्ट 2/3, 2/3 यहां पर डायरेक्टर होने चाहिए। और इवन दे शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद स्पॉन्सर के साथ, यहां पर कोई और स्पॉन्सर जो है वही डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, है ना, अलग होने चाहिए। और जो एएमसी है उसके 50% डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ पर्टिकुलर स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड इज डिनोटेड बाय द नेट असेट वैल्यू। अच्छा, अभी तक जैसे शेयर का जो होता है वो शेयर का प्राइस होता है, राइट, शेयर का हम मानते हैं कि प्राइस होता है, शेयर इज डिनोटेड बाय द प्राइस। उसी तरह से जो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती है, मैंने म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आपको बताई, जैसे शेयर होते हैं वैसे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती है। म्यूचुअल फंड की यूनिट का जो प्राइस होता है उसको हम एनएवी कहते हैं, नेट असेट वैल्यू कहते हैं, उसको प्राइस नहीं बोलते, उसको नेट असेट वैल्यू कहते हैं, एनएवी कहते हैं। ये एनएवी जो है पर यूनिट, ये मार्केट वैल्यू होती है सिक्योरिटीज ऑफ दी स्कीम। जो स्कीम में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने किस एनएवी पे इन्वेस्टमेंट किया, जो स्कीम है, मान लीजिए उसका एनएवी 10 रुपए है, तो 10 रुपए एनएवी है, मैंने इसमें 1 लाख रुपए लगाया, मैंने इसमें 1 लाख रुपए लगाया इस म्यूचुअल फंड स्कीम में, उसकी एनएवी पर यूनिट की 10 रुपए, तो मुझे 10,000 यूनिट्स मिल गई। सिंपल सी बात है, कुछ इसमें और टिपिकल सा मुश्किल सा तो कुछ नहीं है, नहीं, 10,000 यूनिट्स मिल गई, 10 रुपए की एनएवी है, और मैंने टोटल अपना इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो मेरी यहां पर 1 लाख रुपए, ठीक है। बस यही चीज है, और कुछ है ही नहीं इसमें। सो दैट इज द एनएवी पर यूनिट, ये मार्केट वैल्यू होती है इसकी, पर्टिकुलरली जिस प्राइस पर हम म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं। इसमें से जो भी एक्सपेंसेस होते हैं,
इस स्कीम के, उसको यहाँ पर माइनस कर दिया जाता है। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी खर्चे, अब जो भी सैलरी वैलरी है, जो भी होगा स्कीम से मुतल्लक, उसको माइनस कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द स्कीम। जितनी भी उस स्कीम के अंदर यूनिट्स हैं उनको, और एन ए पर्टिकुलर डेट, तो एनएवी इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड बाय द म्यूचुअल फंड ऑन रेगुलर बेसिस, डेली और वीकली। डेली वीकली इनको एनएवी को यहाँ पर डिस्क्लोज करना पड़ता है। इस तरह से शेयर मार्केट के प्राइस, शेयर के प्राइसेस जो है वो ऊपर नीचे दाएं बाएं चलते रहते हैं, वैसे एनएवी की प्राइसिंग भी ऊपर नीचे दाएं बाएं होते रहते हैं। तो एनएवी जो है वो यहाँ पर आपका पर यूनिट मार्केट वैल्यू जो भी है सिक्योरिटीज की, उसमें से हम एक्सपेंसिव माइनस कर देंगे और टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज उसको डिवाइड कर देंगे, तो मेरे पास एनएवी पर यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पर यूनिट की एक वैल्यू निकालने का एक इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, अब म्यूचुअल फंड्स कैसे शुरुआत हुई थी इनकी, म्यूचुअल फंड्स की? म्यूचुअल फंड की शुरुआत बेसिकली 4 फेजेस में हुई थी। 4 फेजेस, देयर वर द 4 डिस्टिंक्ट फेजेस जिनमें यहां पर म्यूचुअल फंड्स की यहां पर शुरुआत की गई थी। ओके, और ये फेज 1 थोड़ा सा हिस्ट्री है। ठीक है, आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर द हिस्ट्री, खुद से आप रीड कीजिए, इसमें मुझे कुछ समझाने वाला है नहीं चीजों को। ठीक है, आप फटाफट ये रीड कर लीजिए फेज 1 और फेज 2, फिर मैं अगले पेज पर चलता हूं। ठीक है, आई होप सो पढ़ लिया होगा। जिस याद करने वाली चीजें हैं बाद में आराम से तसल्ली से कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। सर्टेन अमाउंट के लिए यूनिट कैसे डिसाइड किया? सर्टेन अमाउंट की यूनिट में समझा नहीं क्वेश्चन यार तुम्हारा। सर्टेन अमाउंट की नहीं है, मतलब एनएवी पर यूनिट, एनएवी यूनिट होती है बस। एनएवी एक प्राइस है, जिस तरह शेयर का प्राइस होता है। मान लीजिए तुमने कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तुमने कह दिया कि 10 रुपए शेयर का प्राइस है, तो शेयर का प्राइस 10 रुपए, तो 10 रुपए आप उसको 1 लाख रुपए दे दोगे, तो आप 10 रुपए के हिसाब से आपको 10,000 यूनिट्स मिल जाएंगे। बस यही है, जो भी प्राइस होगा वो बढ़ता रहेगा। अब ये प्राइस कैसे होगा, वो डिमांड डिमांड के ऊपर। मान लीजिए उस म्यूचुअल फंड की कितनी डिमांड है, कितने उसके असेट बढ़ रही है, ग्रो हो रही है। असेट मतलब कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो ग्रो भी तो होता रहेगा ना, वो ग्रो हो रही है, उसकी इनकम और बढ़ी है। शेयर जहां जहां उसने इन्वेस्टमेंट किया है वो शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो उससे एनएवी भी इंक्रीज हो रही है उस पर्टिकुलरली स्कीम की। ठीक है, इसी तरह से फेज 3 है, फेज 4 है। ठीक है, आप अपने लेवल पे पढ़ लीजिएगा, मैं इसको आपको जो पीडीएफ दूंगा उसके अंदर आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। क्लासिफिकेशन म्यूचुअल फंड्स की किस तरह से होती है? म्यूचुअल फंड्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इक्विटी स्कीम, डेट स्कीम, हाइब्रिड स्कीम, सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, अदर स्कीम। अब मैंने अभी आपको स्कीम्स बताई थी। ठीक है, स्कीम्स कि क्या क्या स्कीम्स है यहां पर आपकी। नाम ले रहा था, एबीसी स्कीम मैंने जैसे लिया था। अब उसकी डिटेल में, वो तो मैंने एग्जांपल लिया था। अब हम बात करते हैं कि क्या है इक्विटी, डेट, हाइब्रिड। अब इक्विटी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कैपिटल मार्केट में हमने इक्विटी पढ़ा था। इक्विटी क्या होता है, तो उसमें अगर इक्विटी में ही इन्वेस्ट करना है, इक्विटी शेयर्स जो है जितनी कंपनीज में, उसमें इन्वेस्टमेंट करना है तो इस स्कीम में जाओ। अगर आपको लगता है डेट स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है तो डेट स्कीम में जाओ। अगर डेट स्कीम मतलब डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, उनमें इन्वेस्टमेंट करना है तो उस स्कीम को आप ले सकते हो। हाइब्रिड मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अभी देखते हैं, अदर स्कीम्स भी अभी देखेंगे। तो अब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं एक ऐसा चार्ट, कुछ ऐसे चार्ट आएंगे जो कि आपके संबंधित है इन स्कीम से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो, ये है पूरे पूरे चार्ट। मैं आपको एक चार्ट एक बार पहले रूबरू करवा देता हूं, फिर मैं इनको समझाता हूं। देखो, ये इक्विटी स्कीम्स है, ये सारी की सारी। ठीक है, ये सारी की सारी डेट स्कीम्स है, सारी की सारी डेट स्कीम्स। हाइब्रिड सॉरी, ये हाइब्रिड है सारी। सॉल्यूशन ओरिएंटेड, रिटायरमेंट फंड, चिल्ड्रन फंड, अदर स्कीम, इंडेक्स फंड, फंड ऑफ फंड। इस तरह से ये हो गए, ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। अब आप कहोगे कि सर ये इतना लंबा चार्ट वार्ट पढ़ना है, क्या करना है सर? पहले तो ये बताओ फिर समझाना। है ना? आपके माइंड में पहले ये, सर ये पढ़ना है, पहले तो ये बताओ फिर समझाना। देखो,
बात कुछ ऐसी है कि एग्जाम में मैं डिनाई नहीं करूंगा, डिनाई बिल्कुल नहीं कर सकता, नहीं आ सकता, आने को कुछ भी आ सकता है, किसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से भी आ सकता है। लेकिन एक प्रैक्टिकली बात करूं, थोड़ा सा मुश्किल होगा इन चीजों को याद करना, क्योंकि इसमें परसेंटेज भी दे रखी है, 65 इसमें 80, 35, 35, 65, 65 दे रखी है। तो ऐसे परसेंटेज और इनको अलग अलग तरीके से याद करने में आपको हो सकता है बहुत ज्यादा समय लग जाए, जो कि आपके लिए प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड टू नॉट टू गो इनटू द डेप्थ, है ना, डेप्थ में मत जाइए, लेकिन इन चीजों को समझिए जो मैं भी समझाने वाला हूं, है ना। याद होती हैं चीजें, वेल एंड गुड है, कर सकते हो, नहीं होती तो यू कैन लीव दिस पार्ट, बट समझना जरूरी है, समझ आपको आनी चाहिए, ताकि एग्जाम में इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो हमारी समझ से सॉल्व हो रहा हो, तो क्या ही दिक्कत है करने में। थोड़ा सा समझा देता हूं, बाकी आप डिटेल में अंदर अंदर ये यहां लिखा हुआ जो वो पढ़ लेना, थोड़ा थोड़ा मैं समझा देता हूं। यहां पर कुछ लिखा है मल्टी कैप फंड, कंसोलिडेटेड वे में समझाऊंगा, वन बाय वन नहीं। मल्टी कैप फंड, लार्ज कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप फंड, डिविडेंड यील्ड, ये पहले पेज का है। तो इसमें कॉमन कुछ टर्म्स आ रही है, स्मॉल, मिड, लार्ज, मल्टी कैप। अब ये पहले समझा देता हूं कि क्या होता है। हमारे जितने भी शेयर मार्केट में कंपनीज हैं, इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होते लार्ज कैप, दूसरी होते मिड कैप, तीसरी होते स्मॉल कैप कंपनीज। इसमें हमारा शेयर मार्केट डिवाइड रहता है। अब ये लार्ज, मिड और स्मॉल का क्या डेफिनेशन क्या है सर, किसको डिवाइड किया जाता है? आज से काफी साल पहले यहां पर आपका लार्ज, मिड और स्मॉल को डिफाइन किया जाता था मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। मार्केट कैपिटलाइजेशन, द नंबर ऑफ शेयर्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर सेल एंड परचेज मल्टीप्लाई बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं पर्टिकुलर एक शेयर का। जितने शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है किसी भी कंपनी का सेल परचेज करने के लिए, उसको मल्टीप्लाई करूंगा अगर उसके मार्केट प्राइस जो शेयर का है, तो मेरे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाएगा उस कंपनी का। ऑब्वियसली जितने शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करो तो पूरी कंपनी का एम कैप बोलते हैं उसको, एम कैप आ जाएगा। कुछ साल पहले ये एम कैप के बेस पर उन्होंने कह दिया कि जिसका एम कैप कंपनी का मान लीजिए 5,000 करोड़ का है, तो उसको इस कैटेगरी में डाल दो, किस कंपनी का 2,500 करोड़ है उसको इस कैप में डाल दो, इस कैटेगरी में डाल दो। ऐसा कुछ हुआ करता था। लेकिन अब जो फिलहाल लेटेस्ट जो गाइडलाइंस है, उसके अनुसार अगर कोई इंडिया में कंपनी है, और जो इंडिया में कंपनीज है टॉप 100 की, टॉप 100 मतलब इंडिया में जितनी भी कंपनीज है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट कर ली गई, ठीक है। टॉप की 100 कंपनीज जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 में आता है, सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, है ना। जिस क्लास में रैंकिंग होती है, रैंक 1, रैंक 2, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ऐसे। वैसे ही टॉप की 100 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू के हिसाब से, इन 100 कंपनीज को हम कहते हैं लार्ज कैप, ठीक है। उसके बाद आता है यहां पर आपका 100 से 250 रैंकिंग तक की कंपनी, इनको कहते हैं मिड, ठीक है। और 250 से बिलो जो आती हैं उनको हम कहते हैं आपका ये स्मॉल, स्मॉल कैप। लार्ज कैप, कैप कैपिटलाइजेशन, मिड कैप, कैप कैपिटलाइजेशन, स्मॉल कैप, कैप कैपिटलाइजेशन। तो अगर टॉप 100 में हो तो उनको हम लार्ज कहेंगे। अब ये टॉप 100 की चीज तो बदलती रहेगी, ऑब्वियस है बदलेगी। मतलब जो टॉप 1 वाला है, जो शुरुआत के जो 70, 80, 90 तक शेयर हैं, वो तो नहीं बदलेंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत रेयर चांस हो सकता है कि बहुत ज्यादा कम हो जाए, कि 100 से बाहर हो सकता है 70, 60, 70 दो टॉप की कंपनी उसमें तो बदलेगा नहीं, बस ऊपर नीचे रैंकिंग हो सकते हैं, लेकिन उनका कैटेगरी नहीं बदलेगी। वो लार्ज मिड में नहीं आएंगे, मिड से स्मॉल में नहीं आएंगे। अगर वो लास्ट तक है ना, लास्ट वाली रैंकिंग रखते हैं, तभी वो हो सकता है स्विच करें, नहीं तो नहीं होंगे। तो ये यहां पर आपका टॉप 100 लार्ज कैप, उसके बाद स्मॉल कैप, 250 से नीचे जो भी रैंकिंग है स्मॉल कैप। ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है आजकल की, बहुत सारी कंपनी स्मॉल से मिड में और मिड से लार्ज में जा रही है। कोई मान लो 101वीं नंबर की कंपनी है, तो वो हो सकता है थोड़ी सी उसने और मार्केट कैप, उसके प्राइस बढ़ गया अचानक से, वो उसको लार्ज कैप में चलेगी। तो ये चीज बहुत फ्रीक्वेंट देखने को मिलती है, इस तरह से कंपनीज यहाँ पर स्विच करती हैं लास्ट रैंकिंग्स वाली, ठीक है। तो यही है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कि अगर आप चाहें, मैं भाई साहब एज अ इन्वेस्टर, मैं कंपनी को कहता हूं, म्यूचुअल फंड कंपनी को, कि भाई मेरा जो पैसा लगाना है स्मॉल कैप में लगाना है, तो वो स्मॉल कैप फंड से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स है जिनमें पैसा स्मॉल कैप में ही लगाया जाता है, वो मेरे को बता देगा।
कि भाई साहब ये स्मॉल कैप के हमारे पास म्यूचुअल फंड है, ये हमारी कंपनी का एसबीआई का ये म्यूचुअल फंड है जो स्मॉल कैप की कंपनीज में ही पैसा लगाता है। ठीक है, मिड कैप में लगाना है, लार्ज मिड कैप दोनों में लगाना है, बाइफर्केशन कर देंगे, है ना, थोड़ा उधर थोड़ा उधर, लार्ज कैप एक्सक्लूसिव लगाना है, ये मल्टी कैप में मतलब तीनों में लगाना है, तीनों में थोड़ा 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 थोड़ा। देखो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट 65% होगा, जिसको हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड भी कहते हैं, इसको हम यहाँ पर आपका, तो तीनों जगह है, लार्ज में, मिड में, स्मॉल में, तीनों में लगाया जाएगा, और जिसमें इक्विटी में पैसा जो है वो 65% लगाया जाएगा। ठीक है, हो सकता है 100% लगा दिया जाए, नहीं 65 तक मिनिमम इसमें लगाना पड़ता है। ठीक है, लार्ज कैप ऐसा ही, ये सारे के सारे। अब डिविडेंड यील्ड में ये होता है कि जिसमें आपको ऐसी कंपनी जिसमें आपको डिविडेंड ज्यादा मिलता है, डिविडेंड अच्छा खासा मिल जाता है, कंपनी जो प्रॉफिट जो होती है उसमें से शेयर होल्डर को हिस्सा डिक्लेयर करती है तो वो डिविडेंड कहलाता है। ओके, तो वो डिविडेंड यील्ड हो गया। अब इसमें एक वर्ड लिखा ओपन एंडेड, ओपन एंडेड अभी समझाऊंगा, अभी इसको छोड़ दो। ठीक है, अभी आएगा, अभी आने वाला टाइम में, अभी थोड़ी देर में आ रहा है ये ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्या होता है। ठीक है, तो आई होप सो कि एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि स्कीम्स का। अब देखो आगे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। अगला पेज आता है वैल्यू फंड का, कॉन्ट्रा फंड का, फोकस फंड का, सेक्टोरल फंड का, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम का। तो ये अलग अलग और स्कीम्स है। अब इनमें जब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें भी यहां पर आपका कुछ वैल्यू फंड्स है। वैल्यू फंड्स हो गए कि कुछ ऐसी कंपनीज उन्होंने स्पेसिफिकली कंपनी ने अपने हिसाब से, अब ये तो देखो सेबी के द्वारा बताया गया कि लार्ज कैप ये है, मिड कैप ये है, स्मॉल कैप ये है, वो तो एक डिफाइंड है। लेकिन इसके अलावा जितने वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड, फोकस फंड, सेक्टोरल फंड, सेक्टोरल फंड होता है कि मतलब पर्टिकुलर एक सेक्टर में लगाना, कि मुझे बैंकिंग के स्टॉक में ही मुझे ऐसा कोई स्कीम बताओ जिसमें केवल बैंक के ही स्टॉक हो, जिसमें बैंक की ही कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए, मुझे ऐसा बताओ जिसमें सिर्फ डिफेंस की कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सके। तो ऐसे होते हैं सेक्टोरल स्कीम्स। तो ये यहां पर आपके ये कंपनीज के द्वारा डिफाइन किया जाता है, इसमें सेबी का कोई रोल नहीं है। सेबी तो सिर्फ ये वाली बात कहता है कि ऐसा ऐसा 65% उसका ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, इतना इतना। लेकिन उसके बाद जो कंपनीज चुननी है, जो शेयर चुनने हैं जो कंपनीज के, उनको चुनने की जिम्मेवारी वो फंड मैनेजर्स एएमसी की रहती है। तो वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड, फोकस फंड, सेक्टोरल, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होगी। ये तो थे इक्विटी वाले। अब आ गए डेट वाले। डेट मतलब कि आपने लोन, मनी मार्केट में पैसा लगाना है। तो ओवरनाइट फंड, ऐसे में पैसा लगाऊंगा जहां एक दिन की मैच्योरिटी है, जो कॉल मनी, नोटिस मनी हमने पढ़ा था वो वाला आ गया, है ना। लिक्विड फंड ऐसे में लगाऊं जहां 91 डेज तक की मैच्योरिटी है, ट्रेजरीबल्स टाइप आ गया। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, मनी मार्केट फंड, मनी मार्केट ऐसे में लगाऊंगा सीपी सीडी, उन सब में लगा दूंगा जिसमें 1 साल के है। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ये 3 साल के लिए मैं पैसा लगा दूंगा। तो ऐसे फंड्स में पैसा लगाना, स्कीम्स में पैसा लगाना जहां पर ये इतने इतने समय के लिए पैसा लगाया जा रहा है। ठीक है, ओके। आई होप सो कि पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कहूंगा, याद करने की इच्छा हो कर सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकता, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ना आने का मैं नहीं कहूंगा, क्वेश्चन नहीं आएगा तो छोड़ दो, क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपकी याद करने की कैपेसिटी के ऊपर है। सेम इसी तरह से आगे भी अलग अलग तरीके के फंड्स है। ये डेट फंड है। डेट फंड का मतलब है कि ये लोन के रूप में आपका पैसा उनको दिया जाएगा, और डेट फंड में आपको जो है वो ब्याज मिलता है। इक्विटी फंड में तो जैसे वो शेयर्स परफॉर्म करेंगे उस कंपनी के, आपका पैसा बढ़ेगा, लेकिन डेट फंड में वो कंपनी के शेयर नहीं बढ़ेंगे। डेट फंड में तो आपने पैसा दे दिया और वो आपको फिक्स ब्याज दे देंगे। ये लो रिस्क होते हैं, इसमें इतना ज्यादा रिस्क नहीं होता, क्योंकि आपको पता है मुझे 8-10% ब्याज मिल जाएगा, फिक्स है भाई साहब। म्यूचुअल फंड कंपनी ने कह दिया आपको 8-10% मिल जाएगा और इतना मिल जाएगा, बढ़िया, आप खुश रहो, हम अपने आप आपका पैसा जो है मीडियम ड्यूरेशन में लगा देंगे, हम लॉन्ग ड्यूरेशन में लगा देंगे, हम बैंकिंग के पीएसयू फंड में लगा देंगे। तो उसमें लोन के रूप में पैसा लेता है। मान लीजिए किसी बैंकिंग कंपनी ने अपने डेट जारी किए, बॉन्ड्स जारी किए, है ना, ऐसे 10 तरीके की बैंकिंग कंपनीज ने बॉन्ड्स जारी किए, डिवेंचर जारी किए हैं, तो ये उन 10 कंपनीज में अलग अलग थोड़ा 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 पैसा लगा देंगे, और वहां से जो भी इंटरेस्ट आएगा उसमें से अपना कमीशन रख के आपको ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, वैसे डेट फंड में पैसा लगाने की अगर किसी को नॉलेज ही नहीं है तो बंदा डेट फंड में पैसा लगाता है, नहीं तो जिसको नॉलेज है वो तो डेट फंड में डायरेक्टली पैसा लगा देना और म्यूचुअल फंड को कमीशन कर दे। इक्विटी में थोड़ा सा होता है कि मुझे समझ नहीं है कि कौन सा स्टॉक में पैसा लगाऊं। डेट में तो पता ही है कि एसबीआई का मान लीजिए कोई डेट फंड है तो पता ही है एसबीआई 8% दे रहा है, फिक्स दे रहा है, बस बात खत्म। पॉइंट समझ रहे हो। तो डेट फंड में पैसा लगाने के लिए इतने ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और म्यूचुअल फंड की मुझे नहीं लगता जरूरत है, फिर भी चलो। लेकिन एक ये होता है कि आप हाइब्रिड में लगाइए। हाइब्रिड में क्या होगा, हाइब्रिड के लिए आपको म्यूचुअल फंड की जरूरत होगी कि वो आपको दोनों चीजें बता देते हैं कि भाई साहब इक्विटी में भी ये पैसा आपने 1 लाख दिया, इक्विटी में भी लगाएंगे हम, इसको डेट में भी लगाएंगे, तो वो हम अपने तरीके से लगाएंगे। हो सकता है 90% इक्विटी में लगा दे, 10% डेट में लगा दे। इस तरह के ये फंड्स होते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड और बैलेंस्ड हाइब्रिड। बैलेंस हाइब्रिड में यहां पर आपका देखो 40-60 का रेशियो भी हो सकता है,
किसी भी तरह का इक्विटी और इक्विटी डेट में यहाँ पर 40-60 60-40 का रेशियो कर देंगे, और कंजर्वेटिव में यहाँ पर ज्यादातर ये डेट की तरफ जाते हैं, ठीक है, डेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और देखो डेट में इक्विटी में कह रहे 10 से 25 कर देंगे, और डेट में हम 75 से 90 की तक कंजर्वेटिव है, हम थोड़ा रिस्क को कम लेकर चल रहे हैं, और बैलेंस में यहाँ पर बैलेंस बना के चलेंगे हम, कि इक्विटी में भी रहेगा, डेट में रहेगा। तो मान लीजिए इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो थोड़ी सी कम होगी वैल्यू उसकी, तो जो डेट में इन्वेस्टमेंट की है उससे वो कवर हो गया, लॉस जो है वो बियर हो गया, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये हाइब्रिड स्कीम आ गई। इस तरह से और भी हाइब्रिड स्कीम्स है अलग अलग तरीके की यहाँ पर, ठीक है। रिटायरमेंट फंड, आपको रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, लाइक द एनपीएस में पैसा जो पड़ा है वो रिटायरमेंट फंड के अंडर आता है आपका पैसा। चिल्ड्रन फंड, आपके बच्चे के लिए स्पेसिफिक कोई प्लान चाहिए, बच्चों को इन्वेस्टमेंट करना, उसको आपको 5 साल के बच्चा जब मेजोरिटी हो जाएगा तो उसको पैसा मिलेगा उसका, तो उस तरह का म्यूचुअल फंड भी होता है। इंडेक्स फंड ईटीएफ होता है कि मान लीजिए आप कहते हो कि मुझे सेंसेक्स में पैसा लगाना है, अब सेंसेक्स निफ्टी जो है स्टॉक एक्सचेंजेस जो है, जो सेंसेक्स निफ्टी, उसमें आपको पैसा लगाना है, तो उसमें डायरेक्ट तो पैसा नहीं लगा सकते ना आप, सेंसेक्स निफ्टी को नहीं खरीदा जाता, लेकिन सेंसेक्स निफ्टी के बराबर वो कह रहे हैं कि हमने एक म्यूचुअल फंड बना दिया जो सेंसेक्स निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स आते हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट करता है, तो आप हमें पैसा दे दो, हम आपका पैसा उन्हीं 30 स्टॉक में लगाएंगे जो सेंसेक्स के अंडर है, तो निफ्टी के 50 स्टॉक्स हैं उन्हीं के अंडर आता है, ठीक है। तो उसको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स फंड कहते हैं। फंड्स ऑफ फंड्स भी होते हैं। फंड्स ऑफ फंड्स होता है कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी किसी दूसरे म्यूचुअल फंड कंपनी को पैसा दे देती है, वो आगे लगा देती है, तो उसको हम फंड्स ऑफ फंड कहते हैं। तो ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनी दूसरी बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज को अपनी तरफ से एक फंड ऑफ फंड ऑफर करती है कि आप हमारे फंड में पैसा लगाओ, आप कहीं मत लगाओ, आप हमें दे दो, हम बड़े खिलाड़ी हैं, हम पैसा लगाएंगे आपके बराबर। तो 10 20 म्यूचुअल फंड कंपनी उसके फंड्स ऑफ फंड्स में इन्वेस्टमेंट करती है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के, और वो उनके बिहाफ पर पैसा लगाता है, और फिर बिहाफ में पैसा लगाकर अपना कमीशन रखकर आगे बांट देता है, और वो आगे बांट देती है। ऐसे मतलब उनको ज्यादा वो रिस्क नहीं है, उनको ज्यादा सोचना नहीं पड़ा फंड्स मैनेजर को, तो कुछ पैसा फंड ऑफ फंड में भी लगाया जाता है म्यूचुअल फंड्स कंपनीज के द्वारा, ठीक है। आई होप सो कि अब तक जो पॉइंट्स थे वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आगे लेकर चलता हूं आपको इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन के ऊपर, कि क्लासिफिकेशन यहां पर किस तरह से हम कर सकते हैं। 3 तरीके से इसकी म्यूचुअल फंड की क्लासिफिकेशन हो सकती है। एक होती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, दूसरा मैनेजमेंट, और तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है उसके बिहाफ पर 2 तरीके से क्लासिफिकेशन होती है, एक ओपन एंडेड होती है, क्लोज एंडेड होती है, और इंटरवल होता है। सिंपल सा भाषा है, मैं इसको समझा देता हूं, पर आप आराम से ले लेना। ओपन एंडेड फंड होता है कि आपका कोई म्यूचुअल फंड जो है वो हमेशा के लिए ओपन है। ये कुछ वैसा ही है कि जैसे आप किसी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट करते हो, एक तो आईपीओ के थ्रू करते हो आप, कि भाई साहब ये 5 दिन के लिए आईपीओ खुला, इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, है ना, एक तो वो तरीका हो गया। एक आप जब मर्जी सेकेंडरी मार्केट में जाके भी आप उसमें परचेज कर सकते हो उसको, शेयर्स को, वैसा ही कुछ है। ओपन एंडेड फंड ये हमेशा के लिए अवेलेबल रहते हैं, परचेज सेल जब मर्जी कीजिए, आप म्यूचुअल फंड को जब मर्जी कीजिए, जब मर्जी खरीदिए, जब तक बेच के फिर वापस से खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रीपरचेज कर लीजिए, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में कुछ समय के लिए ओपन होते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, दे ओपन ओनली फॉर दी ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड एट अ टाइम ऑफ लॉन्च, ठीक है। ये ऐसा नहीं है 5 दिन के लिए होता है, इसमें थोड़ा समय होता है, 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, काफी साल हो सकते हैं, 3 से 5 साल भी हो सकता है। तो उतने के लिए ओपन हुआ, उसके बाद क्लोज कर दिया जाएगा, उसके बाद आपके लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। जिन्होंने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनकी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहेगी, लेकिन नया कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और इंटरवल फंड होता है, इंटरवल फंड दोनों का एक मिश्रण होगा, कि पर्टिकुलरली इतने समय बाद यहां पर हम इसको क्लोज एंडेड बना रहे हैं, इसको बंद कर देंगे, फिर कुछ समय गैप लेने के बाद फिर से हम इसको खोल देंगे, फिर कुछ समय फिर बंद कर देंगे, फिर कुछ समय गैप लेने के बाद फिर इसको हम ओपन कर देंगे। तो ये कभी क्लोज होगा, कभी ओपन होगा, कभी क्लोज होगा, कभी ओपन होगा, तो दैट इज ए इंटरवल फंड, ठीक है। कुछ इंटरवल के बाद ही ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज करता रहेगा, है ना। लाइक दी ओपन में तो ऑलवेज ओपन, क्लोज में कुछ समय के लिए स्टार्ट में ओपन किया गया, फिर परमानेंट क्लोज कर दिया गया, ठीक है, फिर खुलेगा नहीं। इंटरवल फंड ओपन है, क्लोज कर दिएगा, फिर बंद है, फिर कुछ समय बाद ओपन, फिर कुछ समय के बाद क्लोज, फिर कुछ समय बाद ओपन, फिर कुछ समय बाद क्लोज। इस तरह से यहां पर इंटरवल फंड में कहलाता है। आगे आते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की, आपकी सोच क्या है, आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। क्या वो आप ग्रोथ के अकॉर्डिंग करना चाहते हो इन्वेस्टमेंट, कि आपको लगता है कि मैं रिस्क ले सकता हूं, जितनी कम उम्र होती है उतना हम मानते हैं कि रिस्क लेने की कैपेसिटी जो है अच्छी होती है कि एक इंसान की, एज ए हम एडवाइजर के रूप में, या फिर इन्वेस्टमेंट जो हम फंड मैनेजर्स हैं उसके रूप में हम कहते हैं कि जितनी ज्यादा आपकी उम्र कम होगी उसका अपना रिस्क लेने की आपकी क्षमता ज्यादा होगी, क्योंकि अभी आपके परिवार वगैरह नहीं है, शादी वादी नहीं है, बच्चा बच्चा नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। तो आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए जो ज्यादा रिटर्न दे सके। रिस्क तो है कि हो सकता है कम भी आ जाए रिटर्न, लेकिन ग्रोथ
आपकी कोशिश कर सकते हैं हम ज्यादा देने की, तो उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। तो ऐसे ग्रोथ स्कीम्स होती है, डिविडेंड स्कीम होती है जहां पर इतना ज्यादा ग्रोथ के चांसेस नहीं, लेकिन एक फिक्स डिविडेंड आ जाता है। डिविडेंड मतलब आपके प्रॉफिट में हिस्सा उस कंपनी ने आपने डिक्लेयर किया कि ये पक्का डिविडेंड तो देती है, लेकिन इतना ज्यादा ग्रो नहीं करती है कंपनी, इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं है कंपनी, इतने ज्यादा स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ता, लेकिन डिविडेंड देती रहती है, एक फिक्स इनकम देती रहती है। किसका प्रॉफिट है क्वार्टरली बेसिस पर, तो उसने बांट दिया, हर एक शेयर के 1 रुपया, 5 रुपए, 10 रुपए, मान लीजिए मेरे पास 100 शेयर है, तो उसने हर एक क्वार्टर में मान लीजिए 1 रुपए शेयर देना है, तो 100 रुपए, 1000 रुपए, जो भी नंबर ऑफ शेयर है उतने मेरे अकाउंट में आते रहे। कई कंपनी 5 रुपए डिविडेंड भी देते हैं, 10 रुपए डिविडेंड भी दे देती है, तो डिविडेंड एक फिक्स इनकम आपकी आती रहती है अगर कंपनी प्रॉफिट में आती है तो। ठीक है। अच्छा अच्छा, इसमें इतना ही है इस पीडीएफ में। ठीक है, चलो, ये आपको मैंने ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बता दिया मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो के हिसाब से। ये हम करेंगे अगली क्लास में। इस पीडीएफ में इतना ही था। उम्मीद करता हूं सेशन आज का अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। अभी म्यूचुअल फंड का चैप्टर बाकी है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, कुछ और चीजें सीखेंगे। अभी तक आपने एक सिप के बारे में सुना होगा, एसडब्ल्यूपी के बारे में सुना होगा म्यूचुअल फंड्स में, है ना, और भी कुछ टर्म्स आपने सुनेंगे, न्यू फंड ऑफर सुना होगा, तो वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ। कुछ और एक्टिव इन्वेस्टमेंट, पैसिव इन्वेस्टमेंट भी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड लेक्चर हम अगले पार्ट पे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल सेशन को करता हूं एंड। शुक्रिया, धन्यवाद।